नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी हर किसी को उसकी पसंद का रास्ता नहीं देती। कई बार हालात ही तय कर देते हैं कि हमें किस दिशा में चलना है। और मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही राह पर चली, जहां मेरे अपने फैसलों की कोई जगह नहीं थी। मैं नाचने का काम करती थी, लेकिन यह रास्ता मैंने कभी अपनी खुशी से नहीं चुना था। मेरा जन्म एक ऐसी माँ के घर हुआ था जो नाच गाने का काम करती थी, और इसी कारण समाज ने पहले ही मेरे लिए एक पहचान तय कर दी थी। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक सम्मानजनक जीवन जीऊं, इसीलिए उन्होंने मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। लेकिन वहाँ मुझे शिक्षा से ज्यादा तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। जैसे ही लोगों को पता चलता कि मैं एक नाचने वाली की बेटी हूँ, वे मुझे अजीब नजरों से देखने लगते। बच्चे ताने कसते, अरे यह तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम। और कुछ तो यह तक कह देते कि मुझे स्कूल की जगह शादियों में नाचने भेज देना चाहिए। दुख की बात यह थी कि शिक्षक भी मुझे बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। मुझे हमेशा सबसे पीछे बैठाया जाता। अगर मैं कोई सवाल पूछती तो मुझे डांट कर चुप करा दिया जाता, और जब मुझे किसी मदद की जरूरत होती तो मुझे नजरअंदाज कर दिया जाता। दूसरे बच्चे भी मुझसे दूरी बनाए रखते, जैसे मैं कोई बीमारी हूँ, जबकि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हाँ, जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता तब वही लोग मुझे आगे कर देते, क्योंकि मेरा नाच बचपन से ही अच्छा था। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को नाचते देखा था, और वह हुनर मेरे अंदर बस चुका था। मैं यह कार्यक्रम में पूरे दिल से नाचती। लोग तालियां भी बजाते, लेकिन वह तालियां कभी मुझे सम्मान नहीं दे पाती थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। मैं मंच पर नाच रही थी कि अचानक मेरी नज़र भीड़ में बैठी मेरी अपनी माँ पर पड़ी। उनके चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि दर्द और शर्म साफ झलक रही थी। और अगले ही पल वह गुस्से में मंच के पास आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतार दिया और डांटते हुए बोली, मैंने तुझे इस काम से दूर रखने के लिए स्कूल भेजा था, और तू यहाँ भी वही कर रही है। मैं रोते हुए बोली, माँ, मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। यह सुनते ही माँ ने मास्टर जी से सवाल किया, लेकिन उन्होंने उल्टा माँ को ही अपमानित करना शुरू कर दिया, जैसे हमारी कोई इज्जत ही ना हो। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि इस समाज में इंसान की पहचान उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसके हालात और पृष्ठभूमि से तय की जाती है। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, और मेरे दिल में ऐसा दर्द जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। उस दिन के बाद मैंने समझ लिया कि इस दुनिया में इज्जत कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि किस्मत का साथ होना भी जरूरी होता है। मास्टर जी ताने मारते हुए कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वहीं करवाएंगे ना। और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई और तो डांस करेगा ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम नाचने को नहीं कह सकते ना। यह सुनकर मेरी माँ का दिल बहुत दुखी हुआ, और उन्होंने उसी वक्त मुझे स्कूल से उठा लिया। उसके बाद मैं घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा शौक पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा यह दुनिया मुझे कोई और काम करने ही नहीं देगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरी पहचान यही होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ, और नाचना ही मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी, क्योंकि अगर माँ को पता चल जाता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़ देती। माँ ना तो मुझे अपने साथ किसी महफिल में लेकर जाती, और ना ही बिना जरूरत मुझे घर से बाहर निकलने देती थी। उन्होंने मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था, ताकि दुनिया मुझे उनके जरिए पहचान न सके, और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने जैसे मुझे इसी काम में निपुण बना दिया था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हुआ, और 3 ही दिनों के अंदर वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाद में पता चला कि उन्हें डेंगू बुखार हुआ था, और उसी की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। माँ की मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाले की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना किया और हंगामा मचाया कि मेरी माँ एक हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, तब जाकर कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी, और अब मेरे पास ना खाने के लिए पैसे बचे थे और ना ही घर का किराया देने के लिए कुछ था। हमने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया था,
लेकिन अपना घर कभी नहीं खरीदा, क्योंकि हमें बार बार घर बदलने पड़ते थे। मोहल्ले वाले हमें एक जगह टिककर रहने ही नहीं देते थे। जैसे ही किसी को माँ के काम के बारे में पता चलता, वे हमें पत्थर मारकर भगा देते थे। इसीलिए हम हमेशा किराए के घर में ही भटकते रहे। अब माँ के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपना घर होना कितना जरूरी होता है। मकान मालिक भी सिर पर खड़ा हो गया था। मैंने उसे कुछ समय मांगा, तभी इत्तेफाक से अगली रात दरवाजा बजा। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वह एक बड़ी सी गाड़ी में आया था। उसने मुझे देखते ही मेरी माँ के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि सितारा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी छा गई। फिर वह कहने लगा, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह मेरी बेटी की शादी में नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि सितारा आएगी और नाच करेगी। उसका नाच बहुत मशहूर है। अब मैं क्या करूं? उसके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही दरवाजा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो सितारा जैसी दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक ऐसे महफिल में नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे सिर पर मेरी माँ का साया भी नहीं रहा था। अगर मैं अपनी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्द ही मेरा भी नाम बन जाता और मेरी जिंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कह दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी। वह कोई बड़ा जमींदार था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाश्ता शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन यह नाच मुझे मेरी जिंदगी दिलवाने वाला था। यह सोचकर मैं नाचती रही। फिर वह आदमी सुबह सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने मेहनत कर कर भी नहीं कमा सकता था। और इसी वजह से मैं अपने काम में पक्की हो गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं यही काम करूंगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, इसीलिए मुझे उनकी जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसीलिए मेरे पाँव भी उसी की तरह चलने लगे थे। मैं जिस तरह महफिल में जाती उसकी जान बन जाती। लेकिन यह काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मर्द बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करते। जब मैं नाचने लगती तो वो मुझे छूने की कोशिश करते। वे अपने कमरों में मेरा नाच रखवाते और कभी कभी ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने पास आ जाते कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे इसी काम के पैसे मिलते थे। मैं भी धीरे धीरे अपनी माँ जैसी होती जा रही थी। सारा दिन सोई रहती और सारी रात महफिलों में रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। सुकून मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं बचा था। हर वक्त मेरी अंतरात्मा बेचैन रहती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उन्हें भी इसी तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यह काम अपनी खुशी से नहीं करती थी। खैर, अब इस काम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी में ही सही मैं यही काम कर रही थी। फिर एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शादी से एक रात पहले मर्दों की खास महफिल रखी गई थी और इस महफिल में मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतजार कर रही थी कि मेरे लिए गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफिल में बुलाता था वह मुझे घर से लेकर जाता था और वापस घर छोड़कर ही आता था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से ताला लगाकर बाहर निकली तो देखा कि एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़र चुरा ली। शायद वह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा रहा था, या फिर मेरे पैसे की वजह से मुझसे नफरत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वह बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नज़र बार बार उस पर पड़ रही थी। अगर ऐसा इज्जतदार पुलिस वाला किसी औरत की जिंदगी में शामिल हो जाए तो वह कितनी भाग्यशाली होगी। यही बात मेरे दिलो दिमाग में चलने लगी थी। एक पुलिस वाला पति के साथ तो औरत बहुत ही सुरक्षित होती होगी, जबकि मैं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। हर महफिल में न जाने
कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा। हर तरफ से सीटियों की आवाज आने लगी। जोर शोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहां मौजूद एक एक इंसान झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुप था तो वह वही पुलिस ऑफिसर था जो काफी दूर खड़ा बस मुझे देख ही रहा था। ना उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही कोई जोश। वह बिल्कुल खामोश था और जिस तरह से वो मुझे देख रहा था ऐसा लग रहा था उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। नाचते नाचते भी मैंने उसकी तरफ देखा था और दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वाकई वह बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से वहां मौजूद था, क्योंकि यह कमिश्नर के बेटे की शादी थी, इसीलिए वह इस सब का हिस्सा था। जैसे ही सुबह हो गई और जब वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया तो मुझे उतारते हुए कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, इसके सिवा मुझे ना ही कोई काम आता है और ना ही दुनिया मुझे कोई और काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई थी और वह वापस चला गया। मेरे दिल और दिमाग में उसकी परछाई बस गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या पता अब मैं उसे कभी दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। फिर अगली सुबह शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि फूलों का एक गुलदस्ता और एक कीमती उपहार रखा था। मैं हैरान थी कि यह किसने भेजा है। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक कार्ड था। वह हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाई। उसमें लिखा था, आप पर यह चीज़ शोभा नहीं देती, लेकिन महफिल में नहीं, तन्हाई में। यह पढ़ते ही मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान फैल गई, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि यह उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बाहर आ गई हो। मैंने उस उपहार को उठाया। वह पायल थी। मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों में पहन लिया। काश यह इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और हमेशा के लिए मुझे अपना ले। मैंने दिल ही दिल में यह प्रार्थना की। शायद मेरी यह प्रार्थना कबूल होने वाली थी, क्योंकि उस दिन के बाद इस तरह के उपहार लगातार आने लगे और फिर एक दिन वह खुद मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। हमारी मुलाकातों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं इज्जत की ज़िंदगी जीऊँ और इस नाच गाने के काम से बाहर आ जाऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे शादी की बात की और वह शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर ली। अब मैं उसके घर जाना चाहती थी और इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक किया और कुछ ज़रूरी सामान बांधा और उसका इंतजार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया और मुझे लेकर एक बहुत दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहाँ एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ कई सारी लेडी पुलिस बैठी हुई थी। घर के अंदर लेडी पुलिस को देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पति तो मेरे पीछे अंदर आए ही नहीं थे। वह गाड़ी लॉक करने के लिए बाहर ही रुक गए थे। वे पुलिस वाली औरतें मुझे जबरदस्ती एक कमरे में लेकर गई और फिर मेरी जान से जैसे निकल गई। मेरी चीख से सारा घर गूंज उठा। 2 घंटे मैंने भयानक तकलीफ में गुजारे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो अपनी कोशिश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पीयूष से शादी की थी, लेकिन न जाने वह कहाँ चला गया था और मुझे इन औरतों के सहारे छोड़ गया था। वे औरतें मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। तो उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहने लगी, पीयूष, यह लड़की इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे मासूम कह रहे थे, लेकिन यह जुबान खोलने को तैयार नहीं है। हम इस पर हर तरह का टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी जुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से पीयूष का नाम सुनकर मेरा माथा ठनक गया और मैं सोचने लगी कि आखिर पीयूष मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि असल बात कुछ और ही थी। पिछले 2 घंटे से वे औरतें मुझसे जिस तरह के सवाल कर रही थी, उनके जवाब मुझे सच में नहीं मालूम था। और अगर पीयूष भी उन्हीं सवालों से के जवाब चाहता था, तो मैं उसे भी कुछ नहीं बता सकती थी।
कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। पीयूष अंदर आया तो उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा किया। वह सभी औरतें बाहर चली गई। पीयूष मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम इन औरतों को सीधी तरह से सब कुछ बता देती तो तुम्हें इतना टॉर्चर सहना नहीं पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जिद्दी निकलोगी कि इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोते हुए पीयूष से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। ये मुझसे क्या पूछना चाहती है, मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं जानती कि वह कौन सा राज है जो ये मुझसे उगलवाना चाहती है। मैं तो बस एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार में खुद को तबाह कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वे मर्द हैं जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए बुलाते हैं। कम से कम मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते। मेरी बात सुनकर पीयूष कुछ पलों के लिए चुप हो गया। उसने मेरे जख्मों से बहते खून को अपने हाथ में पकड़े रुमाल से पोंछा और कहने लगा, मैं भी सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसीलिए लगाया गया था ताकि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूं जो तुम्हारी माँ मरने से पहले हमें नहीं बता सकी। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही पक्की हो। मैंने पीयूष से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो। ना ही मैंने अपनी माँ के पास कभी कोई लाल रंग की फाइल देखी है, और ना ही मैं और मेरी माँ इतने पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फाइल क्यों चुराते हैं। पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम नाचने वाले जरूर हैं, मगर चोर नहीं हैं। मेरी बात सुनकर पीयूष हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी माँ उतनी सीधी नहीं थी जितना तुम समझ रही हो। वह बहुत ही सातिर थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमजोरियों को अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। ऐसे ही एक मौके पर उसने एक मंत्री के घर से बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई उस पर नज़र नहीं रख पाया और वह इतनी अहम फाइल लेकर भाग निकली। उस फाइल में बहुत ही खुफिया और सरकारी दस्तावेज है। अगर वह फाइल नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसीलिए हम उससे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आया था उसी दिन मुझे पता चला कि तुम सितारा की बेटी हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का नाटक किया ताकि बातों बातों में तुमसे उस फाइल के बारे में पता कर सकूं। मैंने कई बार तुमसे पूछने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बात को टाल देती थी। इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी ताकि मैं तुमसे यह राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें फाइल के बारे में फ़ौरन जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारी शादी का पता न होता तो यह तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और यह राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल फाइल कहाँ है ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पीयूष ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम ही नहीं था, तो मैं उसे क्या बताती। मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत करती है। मैंने तो कभी उसे कोई सामान घर लाते नहीं देखा था। पीयूष के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, अगर तुमने यह राज नहीं बताया तो मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और इस डर से कि कहीं वह मुझे तलाक ना दे, मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस फाइल के बारे में पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उसे कहा कि मेरी माँ ने वह फाइल चुराई जरूर थी, लेकिन वह उस फाइल को घर नहीं लाई थी। लेकिन उसने रास्ते में ही वह फाइल किसी को दे दी थी। वह कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था यह मैं नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नज़रें अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं पीयूष के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से यह सब कुछ सुनने के बाद पीयूष ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी।
मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि पीयूष मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और पीयूष की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं। वह घर किसी नए किराएदार को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ा था। मैं जानती थी कि यह काम पीयूष या उसके साथियों का ही है, इसीलिए खामोशी से अपना जरूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज हासिल की है, जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उस वक्त माँ की वह बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को समेटते हुए अचानक यह बात मेरे दिमाग में आई कि माँ कहीं उस फाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस फाइल में ऐसा क्या था कि माँ के सारे पाप धुल जाते, क्योंकि एक फाइल को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगा दिया था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ का जरूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ उसी वक्त कबाड़ वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह से खाली हो गया था। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने पिता की फ़ोटो को सीने से लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी पिताजी की फ़ोटो पर नज़र डाली, जो सालों से एक ही जगह टिकी थी। मैंने कभी पिताजी की फ़ोटो को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने पिता से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आज माँ की बहुत याद सता रही थी, इसीलिए मैंने वह फ़ोटो उतारकर अपने सीने से लगाया। लेकिन उसी वक्त मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस फोटो के पिछले हिस्से में कुछ कागजात लगे हुए थे। फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ कागज़ थे। मैंने जल्दी से वह सारे कागज़ छुपा दिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे थे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी ही आती थी, मगर इन कागज़ों में अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन मुझे जानना था कि इन पर क्या लिखा था, इसीलिए मैं खामोश से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के घर पहुंच गई, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी कभार वह मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के डर से उसने मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। इत्तेफाक था कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, वह अकेली ही थी। मुझे देखकर वह बड़ी खुश हुई। उससे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वह कागज़ दिखाए और कहा, मुझे पढ़कर बताओ इस पर क्या लिखा हुआ है। मेरे कहने पर उसने तेज आवाज़ में पढ़ना शुरू किया और मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। उसमें मिनिस्टर के सारे काले कारनामों की कहानी थी। अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर मिनिस्टर लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी। मेरी माँ ने वह फाइल चुरा ली थी, जिसमें सारी बातें लिखी थी कि लड़कियों को कब कहाँ से अगवा करके कहाँ पहुँचा गया है। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वह यह काम कर रही थी। और जब उसे यह लगा कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो अपने पापों को धोने के लिए उसे यही रास्ता नजर आया और उसने वह फाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह यह कर पाती, वह इस दुनिया से चली गई। अब मैं जान गई थी कि अगर यह फाइल पुलिस वालों को मिल भी गई तो भी कोई मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कानून सच में ही अंधा था। गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती थी और बेगुनाहों को जेल से निकालना मुश्किल था। मैंने बहुत सोच समझकर अपने दोस्त की मदद से इन तमाम कागजात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, और फिर वह फाइल लेकर मैं अपने पति के पास आ गई। पीयूष मुझे देखकर कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने वह फाइल उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे कहा कि आप जिसका चीज़ का पता मुझसे पूछ रहे थे वह यही है। अब अगर आप सच में ईमानदार हैं तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। वह सब पढ़कर पीयूष भी हैरान रह गए थे। उन्हें यही बताया गया था कि यह बहुत अहम कागजात है और उसे खोलने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किए और मिनिस्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, यह हम दोनों नहीं जानते,
पीयूष पर ऊपर से बहुत प्रेशर था कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन वह ईमानदारी से अब तक अपने फैसले पर डटे हुए हैं। मगर उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा, मैं भी नहीं जानती। हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करना इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही रास्ता पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद इसी वजह से चैन शांति नहीं बची है और ना ही इंसाफ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।